हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाल जेई। सो गाइस, काफ़ी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि यार मैं इतने अच्छे से तैयारी करूं कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाए, कहीं से भी चांसेस ना हो कि यार मेरा सिलेक्शन रह जाए। तो यार अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहता है कि मेरा सिलेक्शन 100% आईआईटी जेई में हो जाए, तो यार आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को तुम पूरा बिल्कुल एंडिंग तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तुमको ये समझनी है कि यार 90% लाने वाले भी ऐसे लाखों की संख्या में बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल रियलिटी है। मैं तुमको सारी चीज़ें भी समझाऊंगा, तो पूरा तुम एंड तक समझना। तो देखो बेटा, ये बिल्कुल रियलिटी कि 90% लाने वाले भी ऐसे लाखों की संख्या में बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन आईआईटी में नहीं हो रहा है। अब यार तुम सोच रहे होगे कि यार सर 90% ला रहे हैं तो भी यार सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे। तुम्हारे माइंड में ये चीज़ जरूर आ रही होगी। तो देखो, एक चीज़ तुमको अच्छे से ये समझनी है, जो परसेंटेज होता है वो ये नहीं बताता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखना है कि परसेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्यों डिसाइड नहीं कर सकता है। देखो, समझना, तुमको एक चीज़ ये समझना है कि अगर हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की, तो बेटा सीबीएसई बोर्ड में अगर मैं तुमसे रिसेंट डेटा की बात करूं, अभी जो रिसेंट डेटा की बात करूं, तो ये अभी ये जो 2023 में 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो है 3 लाख कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, 3 लाख प्लस कैंडिडेट हैं जिनका 90% से ज़्यादा आया है। तो बेटा सीबीएसई में जब 3 लाख से अधिक बच्चों का 90% से ज़्यादा आया है सिर्फ सिंगल बोर्ड में, सिर्फ सीबीएसई में, अब तुम सोच लो इसी तरीके से यूपी बोर्ड होगा, बिहार बोर्ड होगा, इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करें महाराष्ट्र बोर्ड होगा, इसी तरीके से आप बहुत सारे बोर्ड ले सकते हो, एमपी बोर्ड होगा, आईएससी बोर्ड होगा। तो यार ये बहुत सारे बोर्ड होंगे, हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है। तो यार अगर हम हर स्टेट की बात करें और हर स्टेट से 50,000 बच्चे भी ले लें जो 90% से ज़्यादा ला रहे हैं, या 1 लाख बच्चे ले लें जो 90% से ज़्यादा जा रहे हैं, तो तुम समझ सकते हो कि 90% से ज़्यादा लाने वाले कैंडिडेट आराम से बहुत बड़ी अमाउंट में हो जाएगा। अगर मैं तुमसे बात करूं तो मुझे लगता है कि आराम से 10 से 15 लाख, आराम से 10 से 15 लाख कैंडिडेट होंगे जो 90% से ज़्यादा लिए होंगे। ये आराम से बिल्कुल होगा। मुझे तो लगता है कि ये डेटा और ज़्यादा होगा, 20 लाख 25 लाख के करीब कैंडिडेट होंगे। तो अब देखो होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें एक एक्सपेक्टेशन की, हम मान के चलते हैं मोटा मोटा कि भाई अगर ऑल ओवर इंडिया से बात करें तो 20 लाख कैंडिडेट हैं जिनका 90% से ज़्यादा है। अब देखो, जिनका 90% से ज़्यादा है उनमें सारे बच्चे तो आईआईटी नहीं करेंगे ना, सारे बच्चे तो आईआईटी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ जाएंगे नीट एग्ज़ाम में, कुछ बच्चे जाएंगे सीयूईटी में, कुछ बच्चे जाएंगे अपना सीए के एग्ज़ाम में, कुछ बच्चे जाएंगे अपने एलएलबी के एग्ज़ाम में। तो अलग अलग फील्ड में जाने वाले हैं। तो यार लेकिन अगर हम बात करें जो बच्चे बैठेंगे आईआईटी के एग्ज़ाम में, तो ये आपको मालूम होगा कि इस एग्ज़ाम में मोस्टली जो टॉप स्टूडेंट होते हैं वही बैठते हैं। तो यार आराम से इसमें 2-3 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे आईआईटी में बैठने के लिए, 2-3 लाख बच्चे तो ऐसे होंगे जिनका 90% से ज़्यादा होगा। तो तीसरा पॉइंट ये है कि जब तुम जेईई मेन का एग्ज़ाम दोगे, तो आराम से 2-3 लाख कैंडिडेट वो होंगे जिन्होंने 12th में 90% से ज़्यादा लाए होंगे, और कुछ बच्चे वो होंगे जो 12th अपेयरिंग में होंगे, और वो भी ऐसे बच्चे होंगे जो 2-3 लाख बच्चे होंगे जो आराम से 12th में 90% से ज़्यादा लाए होंगे। तो 12th अपेयरिंग वाले लाएंगे और 12th पास्ट वाले ला चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि अराउंड, मैं अगर मोटा मोटा लेके चलूँ तो 6 लाख बच्चे आराम से होंगे जो 90% से ज़्यादा वो होंगे जो आईआईटी में बैठ रहे होंगे। और जब आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम में बैठ रहे होंगे तो समझ सकते हो कि कंपटीशन क्या होगा, बहुत टफ होगा। और जब कंपटीशन टफ होगा तो यार ये आपको भी पता है कि ये सारे के सारे 6 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होने वाला ना, क्योंकि सीट्स बहुत कम है।
और जब आईआईटी की सीट्स बहुत कम है तो सिलेक्शन सबका कैसे हो सकता है। अगर मैं तुमसे बात करूं एग्जैक्ट सीट की कि आईआईटी में कितनी एग्जैक्ट सीट है, तो एक बार मैं तुमको चेक करके बता देता हूं कि भाई एग्जैक्ट सीट कितनी है, फिर तुम उससे डिसाइड कर पाओगे कि वास्तव में क्या सिचुएशन है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं नंबर ऑफ सीट्स इन आईआईटी, तो बेटा अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स इन आईआईटी की बात करता हूं तो उसमें जो सीट्स आ रही हैं वो आ रही हैं 16,053, मतलब लगभग 16,000 सीटें हैं जो आईआईटी की हैं। तो अगर तुमको आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है तो तुम समझ लो सीटें कितनी हैं, सिर्फ लगभग 16,000, और भरने वाले कितने हैं, बहुत सारे। अब तुम सोचो यार, जब इतने बच्चे भरेंगे तो क्या सबका होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा कंपटीशन टफ है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुमको एक चीज़ ये समझना है कि भाई कंपटीशन टफ हो चुका है, और उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन से क्या पीछे रह जाओगे, और जो तुम्हारा गोल है आईआईटी में ही जाने का तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तो ध्यान रखना, परसेंटेज अच्छा आया है तो ये ना सोचना कि तुम्हारा हो ही जाएगा। अब आगे डिपेंड ये करेगा कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो। तो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा डिपेंड करेगा कि अब तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। तो बेटा हार्ड वर्क करो बहुत अच्छे से, स्मार्ट वर्क करो बहुत अच्छे से। अगर तुम करोगे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क तो डेफिनेटली जो तुम चाहते हो आईआईटीज़ कॉलेजेस, तो उन कॉलेजेस की तरफ तुम जा पाओगे। कंपटीशन को बताना का मेरा पर्पज़ यही है, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है खुद से, वो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि यार मैं 90% आऊँ तो मुझे लगता है कि भाई मेरा हो जाएगा। लेकिन यार ये भी सोचो कि जब और भी कई बच्चे जो लाए हुए बैठे हैं वो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, जब वो देने वाले हैं, तो उस बीच हमको आगे आना है। तो कंपटीशन का देखो बेटा मतलब यही होता है कि हम लोगों से कितना आगे हैं, हम लोगों से कितना आगे हैं, ये कंपटीशन बताता है कि भाई हम कितना आगे हैं। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में कोई कंपटीशन नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम में तो यार तुम्हारा 60% है तब भी तुम पास हो, 70% है तब भी पास हो, 80% है तब भी पास हो, 90% है तब भी पास हो, 95% तब भी पास हो, सब पास हैं। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है। कंपटीशन में अगर तुमको जैसे आईआईटी कॉलेज में चाहिए तो तुमको पता है कि भाई 16,000 सीटें हैं। अगर 16,000 सीटें तो उन्हीं में तो तुमको आना पड़ेगा, और उनमें आने का मतलब क्या है कि जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनसे तुमको क्या है आगे निकलना पड़ेगा। और तुमको एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि अगर तुम ईयर वाइज डेटा चेक करो, अगर तुम ईयर वाइज डेटा चेक करो तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए, वो डेटा क्या है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। डे बाई डे क्या बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि अब तुमको पता है कि हर किसी के पास मोबाइल है, और तुमको पता है कि जियो ने इतना नेट को सस्ता कर दिया है कि हर कोई उसको क्या यूज़ कर रहा है। यहाँ तक कि तुम देखो यार रिक्शा वाला तक तो यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि इतना सस्ता हो चुका है। और जब यार हर किसी के पास मोबाइल है, गांव-गांव तक मोबाइल है, तो वो बच्चे भी जो गांव में रहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी यार फ्री एजुकेशन के ज़रिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तुमको मालूम होगा कि कई प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने से, अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है, वेदांतु है, तो यार यहाँ पर भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो जब यार इतना कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो बच्चा गांव में रह रहा है वो अपनी स्टडी को कर रहा है, तो अब कहीं ना कहीं वो बच्चा भी अब आगे आके तैयारी कर रहा है। और तुमको पता होगा कि भाई अगर गांव में मान लो अगर 1000 बच्चे करते हैं तो यार उनमें से कम 100 बच्चे तो ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे ही होंगे। अगर एक गाँव में 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं और 100 बच्चे सीरियस हैं, इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में देख लो कितने गाँव हैं, कितने बच्चे सीरियस होंगे। अब वो भी अपीयर जब कर रहे हैं एग्ज़ाम में, तो सोच लो जब वो भी अपीयर करेंगे तो फिर कंपटीशन तो टफ होगा ना। अभी तक क्या था कि भाई जो गांव के बच्चे थे वो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको फ़ीस का प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब तो फ़ीस वाली समस्या जा चुकी है, क्योंकि ऑनलाइन में सिर्फ 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये में कोर्सेस अवेलेबल हैं जो तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पूरी तैयारी करवा रहा है कोर्स। तो जब ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो यार 4-5 हज़ार रुपये तो एक गाँव वाला भी आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो अब जो कंपटीशन हो गया है वो जो बच्चे रिच फैमिली से हैं, मिडिल क्लास से हैं, पुअर फैमिली से हैं, तो वो सब कैंडिडेट आ गए हैं। तो पहले क्या होता था मोस्टली टाइम
पहले यही होता था कि भाई रिच फैमिली से हो गए, मिडिल क्लास हो गए, वो लोग ज़्यादातर करते थे, गांव वाले लोग बहुत कम करते थे। लेकिन अब क्या सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, जब आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा ये कि भाई कंपटीशन क्या टफ होगा। तो ये भी तुमको ध्यान रखना है, जो कंपटीशन का लेवल है वो डे बाई डे क्या है, ग्रो करता जा रहा है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ता जा रहा है। और इस कंपटीशन के लेवल को देखते हुए तुमको ये भी समझना है कि भाई 90% ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कंपटीशन का लेवल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। और जो बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जो समझते हैं कि यार जैसे मेरा 12th में आ गया 90%, IIT में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक चीज़ तुमको मैं समझाता हूँ, जितना डिफरेंस तुम्हारा 10th से 11th में है, जितना डिफरेंस तुम्हारा 10th से 11th में है, सेम वैसे डिफरेंस तुम्हारा 11th 12th से IIT और नीट में है। तो अगर तुम IIT जैसे एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हो तो एटलीस्ट ये तुमको पता हो कि भाई क्या डिफरेंस है, क्यों वो बच्चे रह जाते हैं जिनका 90% है, क्या रीज़न है। अब देखो एक चीज़ ये भी समझना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे किसी ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, अब बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स हो गया, थ्योरी रट डाली, न्यूमेरिकल थोड़ा छोड़ दिया, कुछ कर लिए AGG वाले, केमिस्ट्री पढ़ा, रट्टा मार डाला, मैथ पढ़ा, मैथ में अपने क्वेश्चन वगैरह कर लिए। मतलब कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ एक काम ये कर रहे हैं, रट्टा वाला। तो बेटा रट्टा करोगे मतलब तुम मगअप करोगे चीज़ों को, तो फिर चीज़ें क्या है तुम्हारे माइंड में वो स्टेबल नहीं रहने वाली हैं। तो IIT के एग्ज़ाम में तुम्हारा जो रट्टा है वो काम नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर तुमको पता होना चाहिए जो फिजिक्स आने वाला है, जो तुम्हारा फिजिक्स आने वाला है, इसमें न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से नहीं आते हैं तो बेटा फिजिक्स का पेपर निकलना नामुमकिन जैसा है। जो केमिस्ट्री आने वाली है, केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म का रोल रहता है। अब बेटा 12th के बोर्ड एग्जाम में इतना रिएक्शन मैकेनिज्म लोगों ने पढ़ा ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो पढ़ना पड़ता है। अब जो मैथ्स आती है, मैथ्स का भी जो लेवल है वो टफ हो जाता है। मैथ्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन मैथ्स का जो लेवल है वो थोड़ा क्या टफ हो जाता है। जो सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है, अगर मैं तुमसे बात करूँ IIT बच्चे के लिए, जो सबसे ईजी बच्चे को लगेगा वो सबसे ईजी यही लगेगा, मैथ। और जो सबसे टफ लगेगा वो लगेगा फिजिक्स। मैथ तो होता है, फिजिक्स टफ इसी लगता है क्योंकि तुमने बोर्ड में सिर्फ थ्योरी वगैरह पढ़ी है, न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं किया है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखा है, फिर वही चीज़ तुमको टफ हो जाती है। और इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का भी रोल रहता है फिजिक्स में। अगर तुमको कैलकुलेशन वगैरह फास्ट करना नहीं आता है तो प्रॉब्लम होती है। अब देखो ISC बोर्ड के बच्चे हैं जिनको क्या है, कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब ISC बोर्ड के बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ है, उन्होंने कभी कैलकुलेशन वगैरह किया ही नहीं है 12th क्लास में, तो यार जब वो फिजिक्स में आएंगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा IIT के पेपर में, तो फिर कहीं ना कहीं उसको तो बच्चों को दिक्कत होने वाली ही है। और केमिस्ट्री की रही बात, तो केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म करा नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा होता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी अब प्रॉब्लम तुम्हारे लिए आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट नोट करो अपने पास। सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देखा चले गए, फिर किसी दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देखा उसका वीडियो देखा चले गए, फिर किसी तीसरे एडवोकेटर का देखा उसका देखा फिर चले गए। तो यार एटलीस्ट किसी भी पर्सन का वीडियो देख रहे हो, मैं तुमको सजेस्ट यही करूँगा कि उस वीडियो को देखकर जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो तुमको तुम्हारी लाइफ से तुम रिलेट कर सकते हो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उन पॉइंट्स को एटलीस्ट अपनी एक नोटबुक वगैरह बनाओ, उसमें पॉइंट्स को नोट डाउन करो कि भाई इन पॉइंट्स से मुझको क्या है काम करना है, ये पॉइंट्स क्या है मेरे लिए बेनिफिट करेंगे, क्योंकि हर बच्चे के लिए एक अलग पॉइंट बेनिफिट करेगा। तो इसलिए तुमको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को इम्प्रूव करना है। और अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर तुमको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलो आज को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।